अगर आप सभी लोग मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए सारी की सारी यूजीसी नेट, पीएचडी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, और जो भी एकेडमिक जॉब्स आपकी निकलती हैं उन सबसे रिलेटेड अपडेट्स जो है वो aditi_JRF अड्डा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मैं शेयर करती हूँ। अगर आप सभी लोग हमारे साथ में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन या फिर आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो JRF अड्डा प्रीमियम बैच है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। सैम्पलिंग प्रोसेस से क्रोनोलॉजी वाला सवाल आप लोगों का बनता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग हमारे टारगेट पॉपुलेशन को पहचानते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारी कौन सी है। फिर हम लोग एक फ्रेम तैयार करते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम, जिसमें हम ये जज करते हैं कि कौन कौन से गुण, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी सैंपल में हमको रिक्वायर्ड है। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से हम सैंपल को इकट्ठा करेंगे, सैंपल का मेथड कौन सा होगा, यानी हम लोग चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिस्टिक लगाना है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक लगाना है, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, ये चीज हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सैंपल की साइज को डिटरमाइन करेंगे। हम ये देखेंगे कि सैंपल में मुझे कितने लोग चाहिए है ना, जो मेरे करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल की डिजाइन तैयार करेंगे और फिर फाइनली जो भी प्लान आपने ये बनाया है इसे आप इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है जी, इसे हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर करनी है वो तो यही करनी है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो अपन को करनी है वो ये कि आपको सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है। अब ये जो आपके सैम्पलिंग मेथड्स हैं, ये मेथड्स देखो हम रिप्लेसमेंट के साथ में भी लगा सकते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे एनटीए आगे बढ़ रहा है एग्जामिनेशन में और जो पुराने टॉपिक्स हो गए जो सालों से पूछ रहा है, उनमें हर बार कुछ ना कुछ नया एंगल जो है वो एनटीए पुट करता है। जैसे अभी तक सैंपल के टाइप्स में प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक ये सब आप पढ़ रहे हो, बट अब एनटीए जो है वो विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, स्नोबॉल सैंपलिंग के भी टाइप्स ऑफ स्नोबॉल सैंपलिंग, इन सब के अंदर जो है वो काम करने लग गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि आपका सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है। जब आप सेम यूनिट को बार बार क्या करते हो, बार बार सिलेक्ट करते हो, देन इट इज कॉल्ड एज सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। जब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सैंपल को हम लोग इकट्ठा करते हैं अलग अलग बारी में। टाइप्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग, प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग में आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग आएगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब फिश बाउल सैंपलिंग, लॉटरी मेथड जो होता है ना वो फिश बाउल सैंपलिंग बोलते हैं इसको, लिख लो। इसलिए इसको फिश बाउल बोला जाता है कि इमेजिन करिएगा कि आपके पास में जो है वो 100 लोग हैं, उन 100 में से आपको 10 को पिक करना है, तो आप 100 का नाम एक चिट्ठी में लिखोगे और उसे एक बाउल में डाल दोगे और फिर एक एक करके रैंडमली पिक करोगे 10 नाम। तो ये क्या तरीका हुआ, सिंपल रैंडम तरीका हुआ। इसमें हर एक नाम जो लिखा है आपने 100 नाम, उसमें से पिक होने का जो है इक्वल चांस है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/10 आ जाएगी। देन आती है आपकी क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर का मतलब होता है जो ग्रुप नेचुरली अकर करता है। जैसे इंडिया में रहने वाले सभी लोग इंडियन कहलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में सारे रहने वाले लोग ऑस्ट्रेलियन कहलाएंगे, अमेरिका में रहने वाले सारे लोग अमेरिकन कहलाएंगे, सही है ना। बट वहां पर भी तो अलग अलग हो सकता है, बट ये ग्रुप ज्योग्राफिकली बन गए हैं, इसे हम बोलते हैं ये नेचुरली अकर हुए हैं मैम, है ना। तो ये जो नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप्स को अगर मैं एंटायरली एज इट इज उठा लूं तब हम इसे क्या बोलते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपके अर्थ की पॉपुलेशन की बात करूं तो इसमें से मैं इंडिया को उठा लूं तो आपने पूरे के पूरे लोग इंडिया के उठा लिए। अब देखो उसके अंदर जो है वो डाइवर्सिटी भी हो सकती है, अलग अलग प्रकार के लोग भी हो सकते हैं और आपके पास पूरी की पूरी एक सैंपल भी आ गई है। सो नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स को हम एज इट इज जब उठा लेते हैं सैंपल में, दैट इज कॉल्ड एज क्लस्टर सैंपलिंग। अगर आप लोग नोटिस करो तो यहाँ पर एक शब्द आप सुनोगे, एक आपका हेट्रोजीनियस और एक आप लोग शब्द सुनोगे होमोजीनियस। एक शब्द हम सुनेंगे हेट्रोजीनियस और एक शब्द हम लोग सुनेंगे होमोजीनियस। अब देखो होमोजीनियस का मतलब होता है जब सेम आपकी क्वालिटीज होती किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर, देन इट इज नोन एज होमोजीनियस। जब डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के लोग एक साथ होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अगर आप लोग देखोगे तो ये ग्रुप कैसा है, ये नेचुरली अकर किया है, अंदर कैसे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। तो ये जो ग्रुप है इसके अंदर क्या होती है, हेट्रोजीनिटी होती है। और दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, क्लस्टर्स के बीच में क्या होगा, होमोजीनिटी होगी। इस हेट्रोजीनिटी और होमोजीनिटी दोनों के ऊपर जो है वो आप सभी लोगों से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। गॉट इट। देन आता है आप लोगों का स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग।
है ना। अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। आपका ये जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता है ये आपके क्लस्टर सैम्पलिंग से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ ग्रुप जो है वो हम बनाते हैं, पर हम जो है वो किसी भी बायसनेस के साथ में ग्रुप नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि पूरी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, पूरी अलग अलग लोग है एक पॉपुलेशन में, उनमें हम हेट्रोजीनियस स्ट्रेटास बनाते हैं। स्ट्रेटा को सब ग्रुप बोला जाता है। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब सब ग्रुप। अब ये स्ट्रेटा अपन जो बना रहे हैं ना, इनमें क्या होगा, इनमें हम लोग करेंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास में हर तरीके के बच्चे हो सकते हैं। कोई हंसता होगा, कोई रोता होगा, कोई चुप रहता होगा, कोई सारा टाइम गुस्सा करता रहता होगा, ऐसे अलग अलग बच्चे हैं। वो पूरी की पूरी क्लास कैसी है, हेट्रोजीनियस है। इसमें सारे हंसने वालों को मैं एक ग्रुप में ले लूं, सारे रोने वालों को एक ग्रुप में ले लूं, सारे जो एकदम चुपचाप बैठे हैं उनको एक ग्रुप में ले लूं, सारे गुस्से करने वाले को मैं एक ग्रुप में रख दूं। तो आपने क्या किया मैम, आपने ग्रुप बना दिया, आपने एक स्ट्रेटा बना दिया जिसमें सारे सेम लोग थे। तो हम एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से होमोजीनियस स्ट्रेटास बना लेते हैं और फिर उस स्ट्रेटा में से हम थोड़े 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 लोग लेके एक डाइवर्स क्या बना लेते हैं, सैंपल बना लेते हैं। ये सैंपलिंग कौन सी कहलाती है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती है। इसका कीवर्ड आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने मिलेगा। आपसे अगर बोला जाए कि अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो हम लोग कौन से टाइप की सैंपलिंग लगाना प्रेफर करते हैं, तो याद रखेंगे स्ट्रैटिफाइड टाइप ऑफ सैंपलिंग हम लोग लगाना प्रेफर करेंगे। गॉट इट, गॉट इट। ये चीज आपको याद रखनी है, इसे लिख लीजिएगा। फिर आती है आपकी एक सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ये जो आपकी सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, नाम में ही सिस्टम है, तो देखो आपके लिए ये पॉपुलेशन जो है उसको सैंपल में लेकर आना इट्स अ टीडियस टास्क। तो इस टास्क को करने के लिए हम एक फॉर्मूला सेट करते हैं कि भैया मैं हर 5वें आदमी को बुला लूंगा, मैं हर 7वें आदमी को बुला लूंगा मेरे सैंपल में, है ना, रैंडमली। तो ये क्या तरीका हुआ, ये हो गया सिस्टमैटिक। आप सिस्टम सेट कर देते हो, आप क्या करते हो, एक फॉर्मूला बना देते हो, इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ऐसी होती है आप लोगों की मल्टी स्टेज। जब पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होता है तो हमारे लिए हम स्टेजेस के अंदर क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। एक्चुअली में अगर क्लस्टर सैंपलिंग को मैं मल्टीपल स्टेजेस पर लगाऊं तो इसी को हम लोग मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहते हैं। और ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि आप जो है ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग का क्वेश्चन देखेंगे एग्जामिनेशन में, आजकल बड़ा ज्यादा आ रहा है ये। एक ये और एक की इन्फॉर्म्ड सैंपलिंग, दोनों पे बहुत सवाल आपके आ रहे हैं। मल्टी स्टेज सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग का प्रकार है। कई बच्चे इसको गलत करके आते हैं, नॉन रैंडम करके आते हैं। सबसे पहले आता है जजमेंटल सैंपलिंग। ऐसी सैंपलिंग जिसमें हम क्या करते हैं, हम पहले से प्री डिसाइड कर लेते हैं जो मेरा पर्पस होगा ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग सैंपल को पिक करूं। मेरा जो पर्पस होगा, क्लास के अंदर अगर कोई प्रिंसिपल इंस्पेक्शन पे आता था तो टीचर हमेशा किसको उठाती थी, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता था क्लास में उसको उठाती थी कि सर मैम इससे पूछिए मैं कैसा पढ़ाती हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे क्या बोला जाता है, पर्पसफुल सैंपलिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, पर्पसफुल सैंपलिंग करते हैं। हमने डिसाइड कर लिया है कि मेरा पर्पस किससे हल होगा, मैं वही सैंपल में पिक करूंगा। देन आता है आप लोगों के लिए स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग को चेन सैंपलिंग या नेटवर्क सैंपलिंग भी बोला जाता है। ये वो प्रकार की सैंपल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो नेपोटिज्म मचाएंगे। मैं अपने नोन को, फिर वो अपने नोन को, फिर वो अपने नोन को, फिर वो अपने नोन को, ऐसे हम लोग सैंपल जो है वो बनाएंगे। सो कुल मिला के रिसर्चर अपने को रिसर्चर को बोलता है कि भैया तेरे जान पहचान का कोई लिया, फिर वो अपने जान पहचान के किसी को ले आता है, फिर वो अपने जान पहचान, तो पार्टिसिपेंट अपने जान पहचान को ले आता है। इस तरीके से एक चेन हम लोग बना लेते हैं। ये जो आपका स्नोबॉल सैंपलिंग होती है अक्सर वहां की जाती है जहां पर आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत ही ज्यादा मैम रेयर अगर है, तब हम वहां क्या करते हैं, हम लोग स्नोबॉल सैंपलिंग करते हैं। देन आती है अपनी कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंट सैंपलिंग को एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी बोला जाता है। एक्सीडेंटल सैंपलिंग ये एक ऐसी सैंपलिंग है कि चलते चलते चलो अब जो मिल गया तो वही उठा लेते हैं टाइप ऑफ सैंपलिंग, है ना, जिसके अंदर आप मूवी थिएटर वाला एग्जांपल हमेशा याद रख सकते हो। कल को आपको अगर मूवी क्रिटिक बनना है तो आप जिस मूवी थिएटर में बैठ के मूवी देख रहे थे उसी में आसपास के लोगों से आप लोग जजमेंट ले लो, ठीक है ना। क्रिकेट मैच देखने गए, आसपास के लोगों से ही ले लिया आपने रिव्यू किया, आज बताओ कोहली कैसा खेला, समझ गए, और आपने उसको क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, अपने लोगों को बताया है।
तो ये क्या किया आपने, कन्वीनियंस, इजीली जो मिल गया आसपास के अंदर सैंपल, उसी से काम चला लिया। दैट इज कॉल्ड एज कन्वीनियंट सैंपलिंग या फिर एक्सीडेंटल सैंपलिंग, इसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोटा सैंपलिंग। कोटा आप लोग जानते हो, जब हम लोग पहले से प्रिस्क्राइब्ड तरीके से क्या कर दे, क्षेत्र निर्धारित कर दे, हम लोग प्रतिशत निर्धारित कर दे, परसेंटेज हम लोग जो है वो पहले से स्पेसिफाई कर दे कि भैया अगर यहाँ पर 5 सीट है, इसमें से 2 जो है वो तो जाएगी जनरल को, 2 जो है वो जाएगी ओबीसी को, और 2 जो है वो जाएगी, 1 है जो हो जाएगी एसटी एससी को। पहले से निर्धारित आप कर दो, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कोटा सैंपलिंग बोलते हैं, जिसके अंदर आपका जो प्रोपोर्शन होता है वो मेंटेन रहता है। अब जब आप एग्जाम में इसका कीवर्ड देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो आपकी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर जो भी परसेंट, जो भी रेशियो, जो भी प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, वही प्रोपोर्शन आपकी सैंपल में भी फॉलो होने वाला है। जैसे कि इमेजिन करिए अगर 100 बच्चे हैं कक्षा में, क्लास में, और 50 लड़के और 50 लड़कियां हैं, तो प्रोपोर्शन क्या हुआ, 1:1 का। अगर मैं 10 लोग चुनूंगी तो 5 लड़की और 5 लड़के मेरे को चुनने रहेंगे, ताकि वहां पे भी प्रोपोर्शन सेम रहे। समझ गए? When the proportion is maintained, then it is called as quota sampling। कोई भी एक आर्ग्यूमेंट जो है वो डिडक्टिव और इंडक्टिव हो सकता है। डिडक्टिव तब होगा जब आपका कंक्लूजन आपके प्रीमाइसेस को सर्टेनिटी से फॉलो करेगा, 100% फॉलो करेगा, और जब 100% फॉलो नहीं करे, सर्टेनिटी ना हो, प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव कहलाएगा। ठीक है, हमारे लिए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड और इनवैलिड होते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमारे लिए स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। जो रूल वैलिड इनवैलिड के लिए बताऊंगी वही रूल स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए लगेंगे, सिर्फ फर्क है वो डिडक्टिव में चलेंगे या इंडक्टिव में चलेंगे। अगर मेरा कोई भी प्रीमाइस ट्रू कहता है और कंक्लूजन भी कहता है कि हाँ मैं भी ट्रू, अगर कोई प्रीमाइस कहता है कि नहीं मैं फॉल्स, कंक्लूजन कहता है कि मैं जो है वो फॉल्स, या ये ट्रू भी हो सकता है। अगर कोई प्रीमाइस मेरा कह दे क्या कि मैं जो है वो आपके लिए, बस यही सारे हो गए, अगर ऐसा है तब वो वैलिड है। बट अगर कोई प्रीमाइस कहता है मैं ट्रू और कंक्लूजन कहते हैं नहीं नहीं मैं फॉल्स, तो ये क्या कहलाएगा, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। सेम यही लॉजिक स्ट्रॉन्ग और वीक में लगेगा। अगर प्रीमाइस कहता मैं ट्रू तो कंक्लूजन को ट्रू होना ही पड़ेगा। अगर प्रीमाइस कहता है मैं फॉल्स तो कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कुछ भी चलेगा, राइट। बट अगर मेरा प्रीमाइस ने बोला कि मैं ट्रू और कंक्लूजन क्या बोले कि मैं फॉल्स, तो वो कैसा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। जो बस बता रही हूं वो रूल याद रखना, बाकी पूरी राम कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही लॉजिक है माइंड मैप सीरीज का। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लेना माइंड मैप के, मैंने सब में सिर्फ ट्रिक सिखाई है आपको, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स सिखाई है, याद रखोगे, समझ गए हैं। तो अगर प्रीमाइस ट्रू होने पर कंक्लूजन फॉल्स हो जाए तो वो इनवैलिड कहलाएगा डिडक्टिव में, और वीक कहलाएगा इंडक्टिव में। अब आपके पास में और टर्मिनोलॉजीज आती है, जैसे कि हमारे पास में जो ये हमारा वैलिड आर्ग्यूमेंट है ना, ये साउंड या फिर अनसाउंड हो सकता है। हमारा जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है ये कोजेंट या फिर अनकोजेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी वैलिड आर्ग्यूमेंट है और उसके जो प्रीमाइसेस है वो रियल लाइफ में भी अगर ट्रू है, तब तो वो कहलाएगा साउंड, अदरवाइज वो कहलाएगा अनसाउंड। इनवैलिड तो हमेशा ही अनसाउंड होता है। सेम लॉजिक यहाँ लगेगा, अगर कोई भी प्रीमाइस ऐसा है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का जो रियल लाइफ में भी ट्रू है, तब तो वो कहलाता है कोजेंट, अदरवाइज वो क्या कहलाता है, अनकोजेंट कहलाता है। और वीक आर्ग्यूमेंट तो हमेशा ही कैसे होते हैं, अनकोजेंट होते हैं, अनकोजेंट होते हैं, ठीक है। जब भी आप सभी लोग सिलॉजिज्म सॉल्व करते हो तो सिलॉग जो है वो आपके लिए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का ही एक एग्जाम्पल है। अब आप सभी लोगों को जो है वो अच्छे से ये चीज याद हो जानी चाहिए, ये फ्लो चार्ट एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। मेरे साथ में अगर आपको करना है याद तो एक बार खाली पेन और पेपर लीजिए। अब देखो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट होता है मैम टीपीसी कल्चर। आर्ग्यूमेंट जो है वो डिडक्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है। रिवाइज करो, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड या फिर इनवैलिड हो सकता है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग या फिर वीक हो सकता है, वैलिड आर्ग्यूमेंट साउंड या फिर अनसाउंड हो सकता है, और इनवैलिड तो हमेशा ही अनसाउंड होगा।
सेम स्ट्रॉन्ग और वीक में कोजेंट या फिर अनकोजेंट हो सकता है, वीक तो हमेशा ही अनकोजेंट हो सकता है। ये तो हो गए आपके सारे के सारा फ्लो चार्ट। या हमेशा याद रखना है, जब भी वीक और स्ट्रॉन्ग ये टर्म याद रखोगे, प्रीमाइस के ट्रू होते ही कंक्लूजन अगर फॉल्स हो जाए तो ये ना तो मेरे लिए वैलिड बन सकता कभी, ना ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बन सकता कभी। अगर इंडक्टिव है तो इनवैलिड कहलाएगा, अगर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो क्या कहलाएगा, वीक कहलाएगा। मैम ये इंडक्टिव डिडक्टिव कैसे पहचानेंगे? अगर कंक्लूजन को 100% श्योरिटी से फॉलो नहीं कर रहा तो इंडक्टिव, अदरवाइज डिडक्टिव। वाटर पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस देख लो, मरकरी का कंटामिनेशन देखो, मरकरी से हुआ था मिनीमाटा, जापान के अंदर हुआ था, ये सबसे पहले वहीं पे फेमस हुआ था जी। फिर नाइट्रेट का पॉल्यूशन होता है, नाइट्रेट ऑक्साइड्स है ना, तो इसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसके दूसरे दूसरे नाम याद रखना, मिनीमाटा से न्यूरोलॉजिकल डिसास्टर होता है भाई, देखो है ना, डिसऑर्डर हो जाता है। फिर आपका मीथेमोग्लोबिनेमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम का दूसरा नाम है। देन आता है फ्लोराइड के पॉल्यूशन की वजह से डेंटल प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे दांत में फ्लोराइड होता है, याद हो ना आपको, ठीक है ना, तो आपके बोन या फिर टीथ डैमेज हो जाते हैं। आर्सेनिक होता है, जब स्नेक आपको कट करे, मान लो मतलब करे ना, पर मान लीजिए किसी को भी स्नेक कट करता है, डंक मारता है सांप, तो जो पदार्थ आपकी बॉडी में चला जाता है वो आर्सेनिक होता है। और आर्सेनिक जो होता है उससे होता है ब्लैक फुट सिंड्रोम, है ना, ब्लैक फुट सिंड्रोम। कैंसर भी हो सकता है इसी से, कार्सिनोजेनिक होता है ये। फिर आता है कैडमियम, तो कैडमियम जो होता है इससे होती है इटाई, किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, बोन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। फिर अगर लेड है, पीबी आपके पानी में चला गया लेड, तो क्या हो जाएगा, अनेमिया हो जाएगा, मतलब खून की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में। और साथ ही साथ जब खून की कमी होगी तो ब्रेन पर और आपके पूरे नर्वस सिस्टम के ऊपर भी कीड़ेबाजी आ जाएगी, समझ गए। फिर आता है पेस्टिसाइड्स, राइट, अगर पेस्टिसाइड्स हैं उनसे पोल्यूशन हो रहा है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव इश्यूज होंगे या फिर कैंसर भी हो सकता है, ये भी कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक, ये सारे के सारे वाटर पोल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस हैं, कृपया करके याद रखने हैं। मॉस्किटो भी है ना, मॉस्किटो से क्या हुआ, वो प्रोटोजोआ हुआ ना, इसीलिए। ये याद कर भी रहे हो या फिर टाइम पास कर रहे हो? यहाँ पे मैं साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, बस ये जो चीजें याद रखो इनको। जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे लाइव चैट के। ठीक, अगला देखिए, अगला आता है एयर पोल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस आपकी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन दोनों से ही रिलेटेड पढ़ना है आपको। आइए जी, देखो सबसे पहले आता है आपका पार्टिकुलेट मैटर, पीएम पार्टिकल, ठीक है, वो दिल्ली जिसके लिए फेमस है ना, तो इससे अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है, लंग का कैंसर तक हो सकता है। कल मैंने एक रिसर्च वीडियो देख रही थी मैं, तो एक साइंटिस्ट जो है उन्होंने रिसर्च करके ये चीज बताई है कि दिल्ली के अंदर जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक दिन का जो बच्चा है ना, एक दिन मतलब कल ही पैदा हुआ है, 24 घंटे के अंदर उसकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन पाया गया है कि जैसे उसने 20 सिगरेट पी ली हो। अगर कोई बच्चा आज के टाइम पे दिल्ली में पैदा हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि उसने एक दिन में 20 सिगरेट पी ली है। इतना डेंजरस जो है दिल्ली का एनवायरनमेंट हो रहा है। अगर आपने देखा हो तो अभी फिनलैंड के अंदर और डेनमार्क के अंदर बहुत सारा एनवायरमेंटल रिसर्च चलता है, और वही जो सारे की सारी जो रिसर्च है उसमें से बहुत सारे साइंटिस्ट अब ओपनली आके ये बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है आप दिल्ली से शिफ्ट हो जाइए। यहाँ तक के इंटेंसिटी जो है एयर पोल्यूशन का पहुंच गया है हमारे देश में। वैसे ये सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है, हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 72 to 75 सिटीज ऐसी है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डेंजर वाली कैटेगरी के अंदर, 72 to 75 सिटीज, इमेजिन करिएगा, ठीक है ना। मैं जयपुर के अंदर रहती हूँ और बचपन से मैं जयपुर में रही हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, तो
क्योंकि इस पूरे दौरान, जैसे है ना बचपन में दिवाली देखते थे और अब की दिवाली देखते हैं, दिवाली के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद जब हम लोग देखते हैं ना, अब आप निकलूं मैं सड़क पे तो पूरा एक क्लाउड दिखता है आपको। वो जो है वो क्लाउड किसका है? वो पोल्यूशन ही है। जैसे अब सर्दियां हो गई तो अब क्या होगा कि जो हेवी गैसेस है वो नीचे रह जाएगी क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। क्या है? स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बुरी हालत है, राइट? कर लो तैयारी, तुम तैयारी कर लो, तुम जो है वो यूपीएससी कर लो, पर एट द एंड ऑफ द डे हम सिगरेट पिए या ना पिए, हमारी बॉडी में उतना ही पोल्यूशन जा रहा है कि एक सिगरेट पीने वाला बंदा भी नॉर्मल है। तो कल को आप सड़क पे किसी को सिगरेट पीते देखो ना, तो आप ऐसे मत सोचना अरे देखो मैम सिगरेट पी रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो सही है क्योंकि उसको उसके मरने का कारण तो पता है, दैट इज सिगरेट। हम तो बिना सिगरेट पिए हमको नहीं कारण पता चलेगा, समझ रहे हो? चलो आ जाओ, नेक्स्ट आता है आप लोगों का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, यहाँ पे अस्थमा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि स्मॉग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेता है इससे। ठीक है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड है, स्वीट डेथ इससे होती है, मैं कई बार बताती हूँ क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के अंदर बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। ठीक है, डिजीनेस, हेडेक अगर आपका बहुत ज्यादा रहता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड डेफिनेटली आप ले रहे हो। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हेडेक होता है। ठीक है ना, एबेस्टॉस फाइबर्स जो होते हैं उनकी वजह से क्या होता है? एबेस्टोसिस हो जाता है, लंग कैंसर हो सकता है और आपका रेस्पिरेटरी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, देन आता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये वही सल्फर डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। ठीक है, कफ, थ्रोट इन्फेक्शन या फिर ब्रोंकाइटिस हो सकता है, क्रोनिक वो भी। ओजोन, ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात हो रही है जो कि बैड ओजोन कहलाता है। आई इरिटेशन, चेस्ट के अंदर पेन होना, लंग इन्फेक्शन होना, है ना, ये सारी जो चीजें ओजोन की वजह से होती है। देन आता है लेड, अभी हमने पढ़ा था, है ना, लेड। लेड की वजह से जो है वो ब्रेन में या फिर नर्वल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेड आपकी बॉडी में कैसे जाता है, कौन बताएगा? लेड आपकी बॉडी में कैसे जा सकता है मैम? हमारे यहाँ पे प्योर एयर है, कहाँ है? हम भी वही आ जाते हैं। लेड आपकी बॉडी में कैसे जा सकता है? अरे यार तुम भी यार, मजा नहीं आया। थोड़ा बहुत भी बचपन में साइंस याद नहीं है क्या? यस, व्हीकल से। ठीक है, व्हीकल्स का पोल्यूशन होता है तो क्या वो पोल्यूशन लेड की मात्रा चेक करने के लिए होता है क्या? यस और नो? मुझे क्या पता, आप लोग बताओ। इसके अलावा आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसके अंदर जो इंक इस्तेमाल होती है उससे पेपर के अंदर खाना लपेट के नहीं लेके जाना चाहिए, सुना होगा बचपन में। वो क्यों? क्योंकि लेड आपके बॉडी में जा सकता है उससे। पेंसिल जिससे बनती है, राइट। देन आता है आपका पीएएच और बेंजीन। पीएच की फुल फॉर्म बताओ, अभी कल वाली क्लास में बताई थी मैंने। ल्यूकेमिया हो सकता है, ल्यूकेमिया मतलब आपका ब्लड कैंसर। ट्रीट नहीं किया तो फिर जय सिया राम। इसके अलावा आती है एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ डिजीजेस। ये सारी डिजीजेस किस वजह से होती है, क्यों होती है, क्या सिम्टम होता है, ये सब मैंने एक टेबल में आपको दे दिया है भाई। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, थायराइड कैंसर क्यों होता है, स्किन कैंसर, स्वाइन फ्लू, प्लेग, रेबीज। ठीक है ना, ये सारे के सारे हो गए। इनका कॉज क्या है, एजेंट क्या है, किस टाइप की है, ये वाटर बोर्न है, सॉइल बोर्न है, केमिकल एक्सीडेंट हो गया था जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, के जो बेसिक्स होते हैं ना, जो बेसिक चीजें होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनके ऊपर भी आपके बहुत सवाल बनते हैं। दिस इज वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। तो इनके जो है ये बोनस के 2 नंबर है जो आपको छोड़ने नहीं है। बहुत आसानी से बोनस के 2 नंबर है जो आपको मिलने वाले हैं। ठीक, मजा आ रहा है ना?
चलो जी, अब अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर की जनरेशन है जहां से आपका सवाल पूछा जाता है। अब कंप्यूटर की जनरेशन में जो है वो सबसे पहले हमारी आती है 1946 से 1956 का जमाना। ये जमाना जनरेशन 1 का जमाना कहलाता था, जहां मशीनी भाषा इस्तेमाल होती थी और बहुत ही बड़े साइज के कंप्यूटर और बहुत धीमी स्पीड के कंप्यूटर्स बनाए जाते थे। यहाँ पर कंप्यूटर को बनाने के लिए हमारे पास में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था प्रोसेसिंग के लिए। फिर आया आपका नेक्स्ट जनरेशन जो कि 56 से 63 माना जाता है, जनरेशन 2 ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर आपके पास में ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पर मशीनी भाषा के अब साथ साथ असेंबली भाषा आने लगे। यहाँ पर आप लोगों के पास में कंप्यूटर्स जो है वो इनसे छोटे और इनसे बेहतर बनने लगे। यहाँ पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता था तो यहाँ थोड़ा कम होने लगा। अगर एग्जाम्पल देखोगे तो ये आईनैक, यूनिवैक है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इस तरीके के कंप्यूटर्स आते थे। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास में सीडीसी कंप्यूटर्स आते थे, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता। देन हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में गए 64 से 71 वाली जनरेशन, जिसको जनरेशन 3 कहा जाता है। और ये जनरेशन थी जब कंप्यूटर की जो आप लोगों के साइज थे वो बहुत छोटे हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसीज का इस्तेमाल किया जाता था। हाई लेवल लैंग्वेजेस यहाँ पर पहली बार देखी गई, सी, फॉर्टन, कोबोल जैसी भाषा। अब जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जो है वो फॉर्टन और कोबोल की फुल फॉर्म बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अगर मैं बात करूं तो इनकी प्रोसेसिंग काफी फास्ट होती थी, है ना, और जो आप लोगों के पीडीएस होते थे उस टाइप के कंप्यूटर्स यहाँ बनने लगे थे, डिजिटल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। आईबीएम का 360 सीरीज इसका मेजर एग्जांपल। फिर आई आपकी अगली जनरेशन, जनरेशन 4 1971। अब तक की सबसे बेहतरीन जनरेशन जो है वो यही थी। इसमें आया था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये था आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना, ये आप लोगों का था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी आने लगी थी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप लोगों के पर्सनल कंप्यूटर्स आने लगे थे, इंटेल 4004, एप्पल का मैकटोनिश, आईबीएम के पीसीज सब आ गए। तो पर्सनल भी हो गया कंप्यूटर, पर्सनल के साथ साथ पोर्टेबल भी हो गया, छोटे साइज भी हो गए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस आने लग गए, और इसे कहा जाता है एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग। और जनरेशन 5 में वीएलएसआई नहीं, यूएलएसआई जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो आने लगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर मशीन जो है वो थिंक कर सकती है, याद कर सकती है, अकेले इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, जैसे कि रोबोटिक्स, जैसे कि आप लोगों के लिए जो है वो देखोगे आप एक्सपर्ट सिस्टम, चैट जीपीटी, है ना, ड्राइविंग कार्स, ये सारी चीजें आने लग गई है। पाइथन, आर लैंग्वेज, है ना, प्रोलॉग, इस प्रकार की भाषा जो है वो अब आने लग गई थी। ठीक है जी, तो ये आप लोगों की क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉर्टन, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। अब अगर मैं बात करूं तो किसी भी एक कंप्यूटर को आप देखते हो तो ये मेन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी कंप्यूटर के बारे में, जिसमें आपके पास में क्या है, जिसमें आपके पास में है क्या, इनपुट डिवाइस जिससे यूजर इनपुट देता है, आउटपुट डिवाइस जिससे यूजर आउटपुट लेता है, और बाकी आपका होता है ये कंप्लीट कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास में आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर और उसकी मेमोरी होती है। मेमोरी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी और एक हम लोग पढ़ते हैं मेन मेमोरी। ये जो आपका कंप्यूटर का सीपीयू होता है ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। इसके पास में दो मेजर चीजें हैं, दो ऑर्गन से इसके जो काम करते हैं, एक कंट्रोल यूनिट, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये जो आप लोगों का अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है ये सारे अर्थमेटिक फंक्शंस करता है, लॉजिकल फंक्शंस करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल पाथ या डेटा पाथ बनाता है। कंट्रोल सिग्नल्स और टाइमिंग सिग्नल्स, क्या करना है, कब करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस कौन जनरेट करता है, कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, अगर कोई पेड वाला बच्चा ये क्लास देख रहा है, हमेशा मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि जो कंट्रोल यूनिट होती है उसकी सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग होती है, सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग होती है वही एक्चुअली में आपकी रोम चिप के ऊपर लिखी होती है। और ये जो रोम चिप होता है आपका, ये जो है ये आप लोगों के एक फर्मवेयर है, एक प्रकार का फर्मवेयर है। तो पूरी कंट्रोल यूनिट जो है वो आपकी ऐसे रखी होती है कि उसे कभी भी आप रीराइट नहीं कर सकते, वो हमेशा आपके लिए परमानेंटली सेव होती है।
इसी प्रकार से हमारे पास में जो ये मेमोरी होती है, ये दो प्रकार से, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। आपके पास में जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर डेटा जो है वो परमानेंटली सेव होता है। तो जो आपका यूजर होता है वो किससे बात करता है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी से बात करता है। और जो आपका सीपीयू होता है वो किससे बात करता है, वो हमेशा आपकी मेन मेमोरी से बात करता है। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके लिए हम कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके लिए कॉमन एग्जांपल देते हो आप, जैसे कि रैम, जैसे कि आपके पास में कैश है। इसके अलावा एक इंटरनल मेमोरी भी होती है जो बहुत छोटी साइज की होती है और कहाँ रखी होती है, सीपीयू के अंदर ही रखी होती है, ताकि स्पीड कंप्यूटर का तेज हो जाए, जिसे अपन बोलते हैं रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स। सब कुछ याद आ गया क्या, ये सारी चीजें याद आ गई क्या आपको? चलो शाबाश। अब जब ये सब कुछ याद आ गया तो आपको याद आ गया होगा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार से आम दुनिया में है ना। अगर लेमैन लैंग्वेज में आप किसी को समझाओगे तो ये कंप्यूटर है मैम, और ये जो आप लोगों का कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, बताओ। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वेरी गुड शिवांगिनी, सर वॉन न्यूमैन इनका नाम था। और ये जो आर्किटेक्चर उन्होंने दिया था, जिसके अंदर उन्होंने ये समझाया था कि आप एक छोटी मेमोरी को सीपीयू के अंदर ही रख दो, ताकि वो प्रोग्राम यानी वो इंस्ट्रक्शन और वो डेटा जिस पर वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है, वो दोनों एक ही जगह रहे। ये जो है ये किस तरीके का आर्किटेक्चर था? स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। इसे कहा जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। ये किसने दिया था? वॉन न्यूमैन ने दिया था। सबसे पहले तो कोई भी मोड या फिगर निकालने के लिए आपको एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म रिक्वायर्ड होता है। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म मतलब आपके पास में प्रेमाइसिस और कंक्लूजन का एक कॉम्बिनेशन होगा। इस कॉम्बिनेशन में एक क्वांटिटेटिव टर्म होगी, एक क्वालिटेटिवनेस होगी, एक कोपला होगा, एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। और आप इसी तरीके से प्रेमाइसिस से कुछ ना कुछ निष्कर्ष तक पहुंचोगे, कुछ ना कुछ इन्फर करोगे, जिसका नाम क्या होता है? कंक्लूजन होता है। तो हमारे पास में कोई भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो है, उनके 3 टर्म्स हम निकालते हैं। मूड निकाला हो, फिगर निकालना हो, किसी भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में आपको ये 3 टर्म्स निकालनी होती है। एक जिसको माइनर टर्म बोलते हैं, एक जिसको मिडिल टर्म बोलते हैं और एक जिसको मेजर टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब आपकी जो मेजर और माइनर टर्म है वो निकलती है कंक्लूजन के अंदर। तो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो आपकी माइनर टर्म होती है और कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो आपकी मेजर टर्म होती है। सिंपल एज दैट। और जो आपकी मिडिल टर्म होती है वो आपके कंक्लूजन में एब्सेंट होती है और सिर्फ आपके प्रेमाइसेस में होती है, जो कि कॉमन टर्म होती है। जिस प्रेमाइस के अंदर मेजर टर्म वो मेजर प्रेमाइस, जिस टर्म के अंदर या जिस प्रेमाइस में आपकी माइनर टर्म वो माइनर होता है। और आपका कोई भी एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन जब हम लिखते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। आप कभी भी मूड या फिगर बिना किसी को स्टैंडर्ड में जो है वो कन्वर्ट करे नहीं निकाल सकते। तो सबसे ऊपर आता है मेजर प्रेमाइस, फिर आता है माइनर प्रेमाइस, फिर आता है कंक्लूजन। गॉट इट? फिर आता है कंक्लूजन। अब जब आप कोई भी स्टेटमेंट देखोगे, प्रेमाइस देखोगे, कंक्लूजन देखोगे, तो उस कंक्लूजन के अंदर आपको मूड जो है वो क्वांटिफायर से पहचानना है। किससे? क्वांटिफायर से। अब हमारे पास में सिलोजिज्म में 4 क्वांटिफायर होते हैं। कौन सा? ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, जिसको अपन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में भी पढ़ते हैं। अगर आपको याद होगा तो अपन ने इसको Z बना के याद किया हुआ है ना। बचपन में वॉवल्स पढ़े थे तो A, E, I, O और U को बोला था गेट आउट। ऊपर के लोग हैं तो ये जो है यूनिवर्सल है, ये ऑल होता है, ये नो होता है। नीचे के लोग हैं तो ये सम है और ये आप लोगों का सम नॉट है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास में 4 क्वांटिफायर होते हैं, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। सो ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। इनको रिप्रेजेंट करने वाले जो ये सिंबल्स हैं, इन्हीं से हम लोग मूड निकालते हैं। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। अभी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे हमने मूड निकाला, अब फिगर निकालने के लिए भी आपको क्या है, आपको एक ट्रिक मैं सिखाती हूँ।
मिडिल टर्म जो है उसकी पोजीशन के बिहाफ पर आपका फिगर निकलता है। आपके पास में ऐसे तो बहुत सारे फिगर्स हो सकते हैं, पर 4 ही वैलिड फिगर्स होते हैं। अब वो जो 4 वैलिड फिगर्स हैं वो है फिगर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें अगर आपके स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर आपकी मिडिल टर्म जो है वो आपकी मेजर प्रेमाइस में सब्जेक्ट हो, माइनर प्रेमाइस में प्रेडिकेट हो, तब वो कहलाता है फिगर नंबर 1। दोनों में प्रेडिकेट हो मिडिल टर्म तो वो कहलाता है फिगर नंबर 2। दोनों में सब्जेक्ट हो तो वो कहलाता है फिगर नंबर 3। और अगर आपकी मिडिल टर्म आपके मेजर प्रेमाइस में तो प्रेडिकेट हो, माइनर प्रेमाइस में सब्जेक्ट हो तो वो कहलाता है फिगर नंबर 4। हम ये याद कैसे रखेंगे? हम याद रखेंगे ऐसे, आपको W बनाना है, ठीक है ना? तो यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ प्रेडिकेट, तो यहाँ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट। समझ गए हैं? कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बेहतर तरीके से हम लोग जो है वो कर पाएंगे। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म पहचाननी है, फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने आर्ग्यूमेंट को, और उसके बाद में आपको मूव्स एंड फिगर निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है? तो आज दोनों चीजें होगी, आज क्वेश्चंस भी हो रहे हैं प्रीवियस ईयर और आज आप लोगों के लिए थ्योरी भी हो रही है। तो जिसने अगर पहली बार पढ़ा है उसके लिए भी काम का है, और जिसने पढ़ चुका है उसकी प्रैक्टिस हो रही है तो वो भी काम का है। राइट? नो म्यूजिशियन आर इटालियंस, ऑल बार्बर्स आर म्यूजिशियन, देयरफॉर नो बार्बर्स आर इटालियंस। तो आपके पास में यहाँ पर नो है, यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर भी नो है। तो आपके पास में जो मूड है वो कैसे निकलेगा? नो को कैसे शो करते हैं मैम? Z से याद कर लो। तो A-E-I-O, तो जो नो होता है उसके लिए E इस्तेमाल होता है। तो ये रहा E, ये रहा A और ये भी है E। तो आपके पास में तीनों को एक साथ लिख दो तो काम चल जाएगा क्या? अगर कोई भी ऐसा डायरेक्टली सॉल्व कर रहा है तो इस क्वेश्चन में तो चलो लग जाएगा क्योंकि चारों ऑप्शन सेम है, बट मैंने जैसा कहा आपको सबसे पहले जो है वो क्या करना है? सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना? तो ये नहीं, सबसे पहले आपको माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर टर्म निकालनी है। बार्बर जो है वो माइनर टर्म है, इटालियंस जो है वो आपकी मेजर टर्म है, और आपके लिए म्यूजिशियन जो है वो क्या है? ये आप लोगों की मिडिल टर्म है। अब अगर आप देखो तो जो बार्बर्स है वो नीचे आ रहा है, इटालियन ऊपर आ रहा है, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि अब आप लोग जो है वो मोड बता सकते हो। तो E जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको फिर दोबारा वार्न कर रही हूँ, एग्जामिनेशन के अंदर जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में ना मिल जाएगा आर्ग्यूमेंट, हम उसको क्या नहीं करेंगे? हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। थैंक यू। ठीक है जी, अब अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का जो मेजर प्रेमाइस है उसमें आपका सब्जेक्ट टर्म, और जो आपका माइनर प्रेमाइस है उसमें आप लोगों का प्रेडिकेट टर्म जो है वो क्या है? वो है आप लोगों का मिडिल टर्म। यानी ये वाला कुछ सिंबल बनता है, जब ये वाला बनता है तो वो होता है फिगर नंबर 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो फॉर्मल फैलेसी एरिस्टोटल के सिस्टम ऑफ लॉजिक से आया है, वैलिडिटी को टेस्ट करता है, 6 ट्रेडिशनल प्रिंसिपल है इसके अंदर, अगर वो वॉयलेट होते हैं तो इनवैलिड हो जाता है, फॉर्म में या स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम आना, इसे बोलते हैं औपचारिक भ्रांति, यानी कि औपचारिक फॉर्मल फैलेसी। सबसे पहले आती है फैलेसी ऑफ 4 टर्म। फैलेसी ऑफ 4 टर्म का मतलब होता है कि 3 ही टर्म होते हैं, मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म। अगर 3 से ज्यादा टर्म आ जाए तो गलती है, ये जो त्रुटि आएगी, भ्रांति आएगी, इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अपन फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। देन आती है आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। अगर आपका मिडिल टर्म दोनों ही प्रेमाइसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव ना हो तो उसे कहा जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फैलेसी। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे याद करें? हमेशा याद रखेंगे ऑल, ईच, एवरी, नो, नन, नॉट, है ना, डू नॉट, या कोई भी और नेगेटिव टर्म। अगर ये सारे टर्म्स आपकी टर्म के पहले लिखे हैं एज अ प्रीफिक्स तो वो टर्म क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाती है।
क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाती है। अगर ये सारे टर्म्स नहीं दिख रहे हैं पहले, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। चेक करें, देखो सबसे पहले तो 4 टर्म में देखो हमने गए देयरफॉर सम टीचर्स आर एथलीट्स, तो टीचर्स हो गई माइनर टर्म, एथलीट्स हो गया मेजर टर्म, ग्रेजुएट हो गया मिडिल टर्म, बाकी सब ठीक है। ये स्पोर्ट्स पर्सन क्या है भाई? हमारे पास तो 3 ही टर्म होनी चाहिए, 4 टर्म आ गई तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म हो गया। अगला देखना, आपने कहा ऑल हॉर्सेस आर मैमल्स, ऑल व्हेल्स आर मैमल्स, ऑल व्हेल्स आर हॉर्सेस। व्हेल्स क्या हुआ? माइनर टर्म। हॉर्सेस क्या हुआ? मेजर टर्म। मैमल क्या हुआ? मिडिल टर्म। दोनों में कॉमन है ना। अब मैमल्स के पहले ना तो ऑल है, ना तो नो है, ना तो ईच है, ना तो नॉट है, कुछ भी नहीं है। यानी ये क्या नहीं है? दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। दोनों में से किसी एक में तो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी, तो क्या आ जाएगी? फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। याद हो गया क्या? देन आती है आपकी इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर। हमारे कंक्लूजन के अंदर क्या होती है? माइनर टर्म और मेजर टर्म होती है। अगर मेरा कोई भी टर्म कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो वो उसके प्रेमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। जैसे नो रेक्लाइनर आर चेयर। अगर आप नो को देखो तो जो नो है या नन है, ये गाना गाते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, संग तुझे भी ले डूबेंगे। सब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रेडिकेट को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भी डिस्ट्रीब्यूट, ये भी डिस्ट्रीब्यूट, माइनर टर्म भी डिस्ट्रीब्यूट, मेजर टर्म भी डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि आपके मेजर प्रेमाइस और माइनर प्रेमाइस के अंदर आपकी दोनों ही टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए थी। अब रेक्लाइनर जो है वो तो देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नो की वजह से, पर जो चेयर है वो नहीं हो रहा। ऑल सोफास की वजह से सोफास तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट चेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ऑल तो सोफा के पहले था। यानी कि यहां पर आपके पास में इलिसिट मेजर फैलेसी आ जाएगी। Give me a yes or no. Give me a yes or no. Is it all clear? ठीक है, इलिसिट मेजर या इलिसिट माइनर का मतलब ये है कि अगर मेरी मेजर टर्म कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेजर प्रेमाइस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, नहीं तो इलिसिट मेजर फैलेसी आएगी। अगर मेरी माइनर टर्म कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव है पर माइनर प्रेमाइस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है तो मेरे लिए इलिसिट माइनर फैलेसी हो जाएगी। ठीक है, जिसको थोड़ा भी दोबारा से याद करना है, रिवीजन में प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार हिंदी में पढ़ो। सब लोग एक बार हिंदी में रीडिंग लगाओ इसकी, और आसान हो जाएगा। अदिति शर्मा नाम है और कह रहे हो डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसे ना करो। आप मेरे नेम ट्विंस हो, मेरा फेवरेट टॉपिक आपको डिफिकल्ट नहीं लग सकता है, अपन जुड़वा है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार समझना चाहिए, बस एक बार समझना है। अगर कोई टर्म कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कैसे पता चलेगा? उसके आगे या तो लगा हो ऑल, या लगा हो ईच, या लगा हो एवरी, नो, नॉट, नन, कोई भी नेगेटिव टर्म, तो वो क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाती है। नो वाले में तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों ही टर्म सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है कंक्लूजन में तो वो अपने प्रेमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए। नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। ठीक है जी, अगले पे आ जाए। अगला रूल कहलाता है एक्सक्लूसिव प्रेमाइस फैलेसी। अब इसका नाम एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि ये ऐसे कहता है कि अगर हमने कोई नेगेटिव प्रेमाइसेस लिए हैं, अगर आपने कभी भी कोई नेगेटिव प्रेमाइस लिया है तो नेगेटिव प्रेमाइस से आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। अगर दोनों प्रेमाइस नेगेटिव हैं तो आप कभी कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं हम कि नेगेटिविटी से आप कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। अरे मैम, मैं पहले हिंदी में ही पढ़ती थी, फिर आपका बैच ज्वाइन कर लिया तो इंग्लिश में ही पढ़ा, अब हिंदी में समझ नहीं आता। चलो बढ़िया काम, ये बेस्ट काम हुआ। ओके गुड।
ठीक है, नेगेटिविटी से कुछ कंक्लूड नहीं हो सकता है, एक्सक्लूसिव प्रेमाइस फैलेसी। देन आता है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। सुनो, एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंस की बात आ गई कि अगर मैंने कोई भी यूनिवर्सल प्रेमाइस लिया है तो आप उससे पर्टिकुलर थोड़ी ना कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो, यूनिवर्सल से तो यूनिवर्सल निकालो। तो ये आपका क्या कहलाता है, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, कि आपने यूनिवर्सल प्रेमाइस से आपने पर्टिकुलर कंक्लूजन निकाल दिया, तो इसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। मैम अगर प्रेडिकेट में नॉट हो तो सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? नहीं, नहीं होगा सुमन, बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ नो और नन के लिए बोला है, नो और नन, ये दो भाई है जो गाना गाते हैं, क्या हम तो डूबेंगे सनम संग तुझे भी ले डूबेंगे। ठीक है जी। देन आता है आप लोगों का अफर्मेटिव कंक्लूजन निकालना नेगेटिव प्रेमाइस से। अगर एक प्रेमाइस नेगेटिव है तो कंक्लूजन को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये तो था कि दो नेगेटिव से आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, अगर कुछ यूनिवर्सल है तो आप पर्टिकुलर कंक्लूड नहीं कर सकते, अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव है प्रेमाइस तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ही निकलेगा, है ना। आप ऐसे पढ़ते थे ना बचपन में कि माइनस और प्लस ये मिलके आपको क्या देते हैं, माइनस ही देते हैं, यानी अगर एक भी प्रेमाइस नेगेटिव है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन निकलेगा, पॉजिटिव नहीं निकल सकता। इसे बोलते हैं अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रेमाइस। आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनका कोर प्रिंसिपल क्या है, उनका प्रिंसिपल है लीव नो वन बिहाइंड, ये कोर प्रिंसिपल है इसका। एम इसका ये है कि किस प्रकार से पॉवर्टी को एंड करना है, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है और प्रोस्पेरिटी को मेंटेन करना है, इंश्योर करना है कि प्रोस्पेरिटी बनी रहे। अगर मैं बात करूं तो नॉन लीगली बाइंडिंग है ये, नेशंस जो है उन्होंने क्या बोला है कि वो अपने हिसाब से वॉलंटरीली जो पॉलिसीज है एसडीजी की उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए, कोई ऐसा लीगल एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, फ्रेमवर्क ये है इसका कि इसमें 17 तो आपके गोल्स है, 17 गोल्स है, 169 टारगेट्स है और 248 इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स, ग्लोबल इंडिकेटर्स 248, तीनों ही नंबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एजेंडा ये है कि 2030 तक हम लोग सक्सेसफुली इसको अकम्प्लिश कर लेंगे, इसीलिए इसको 2030 एजेंडा भी बोला जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब ने इसको अडॉप्ट किया है 2015 में। अब मेरा आपसे ये सवाल है, तुम्हें बड़ा पीपल एनवायरनमेंट आता है, मुझे ये बताओ कि 2015 में किस के खत्म होने पर एसडीजी बना था, क्या खत्म हुआ था जिसकी वजह से जो है वो आप लोगों का एसडीजी आया था, कौन बताएगा ये? अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो जल्दी से टाइमलाइन रिवाइज कर लो। क्या लिखा है, 1992 में अर्थ समिट हुई थी, एजेंडा 21, फिर 2000 के अंदर मिलेनियम समिट हुई जिसमें 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए, फिर मैम वर्ल्ड समिट हुई जोहान्सबर्ग के अंदर 2002 में, फिर 2012 के अंदर रियो 20 समिट हुई थी द फ्यूचर वी वांट के नाम से, फिर आई थी 2013 के अंदर 30 मेंबर्स का ग्रुप बना और पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रपोज किया गया। 2015 के अंदर यूएन की समिट हुई और 2030 एजेंडा आया अगले 15 साल के लिए 2015 से 2030 तक, जिसमें 17 डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए। ये जो 17 डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए इसमें कितने इंडिकेटर्स हैं, ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, कितने टारगेट्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। गोल्स, पहला पॉवर्टी को एंड करना है, इसके टैगलाइन में लिखा है, हंगर को जीरो करना है, ठीक है, अच्छी हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इनके नंबर भी याद रखने हैं। 7th पर आपका कौन सा आता है, क्लीन एनर्जी एंड अफोर्डेबल एनर्जी, नंबर 8 पर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 9 पर आता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 10 पर आता है इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, 11 पर आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनाना, नंबर 12 पे आता है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के अंदर रिस्पॉन्सिबल रहना, नंबर 14 पर क्लाइमेट को लेकर एक्टिव रहना,
नंबर 14 पर आता है ओशियन लाइफ को लेकर, लाइफ बिलो वाटर को लेकर अच्छे रहना। नंबर 15 पर आता है लाइफ ऑन लैंड को लेकर। नंबर 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मेकिंग पे। एंड नंबर 17 आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज सब लोग अच्छे से पार्टनरशिप करें ताकि क्या हो सके, ताकि 17 गोल्स को हम लोग संभाल सके। ठीक है, इन सब गोल्स को रट्टा मार लेना है आपको। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर गोल कितने हैं, क्या क्या गोल है, कितने इंडिकेटर्स हैं, क्या टारगेट्स है, कितने टारगेट्स है, ये सब चीजें सब पढ़ते हैं। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पढ़ो, जैसे 5 P's ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पीपल, पीपल पे फोकस करता है 1st to 5th। प्लैनेट पे फोकस करता है 6, 12, 15। प्रोस्पेरिटी के ऊपर फोकस करते हैं 7 से 11। पीस के ऊपर फोकस करता है 16 और पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करता है गोल नंबर 17। सो पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, ये 5 P's है। इससे ही आपको याद रखना है। यहां से आपको मिलेगा मैच द कॉलम क्वेश्चन, MTC, मैच द कॉलम क्वेश्चन मिलेगा यहां से आपको एग्जाम के अंदर। कौन से कौन सा गोल किस चीज को लेकर बात कर रहा है और क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और सारी पंचायती। सो पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। ठीक है, पीपल के लिए 1 से 5, प्लैनेट के लिए 6, 12, 15, प्रोस्पेरिटी के लिए 7 से 11, पीस के लिए 16, पार्टनरशिप के लिए 17, यानी कि लास्ट वाला। ठीक है, 2015 में बना था, 2030 का एजेंडा है और 2025 अभी आपका ईयर चल रहा है और इसीलिए अभी करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो 2025 SDG इंडेक्स के अंदर आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। जो टॉप परफॉर्मिंग नेशंस हैं वो हमेशा से फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क ही रहे हैं, है ना। नॉर्वे भी रहता है, वैसे तो NSD कंट्री सबसे अच्छी रहती है, बट यस इस बार फिनलैंड आ गया है। ठीक है, ग्लोबल प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो 17% जो है SDG टारगेट्स को वो बिल्कुल ट्रैक पर है और हम 2030 तक अचीव कर लेंगे। मेन चैलेंज क्या है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और जो क्राइसिस है वो आपके बहुत मेजर है, जिसकी वजह से प्रोसेस स्लो होती जा रही है। अगर बात की जाए इंडिया की परफॉर्मेंस, क्योंकि आपसे तो इंडिया में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इंडिया की परफॉर्मेंस देखो, रैंक हमारी है 99 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। ठीक है, पहली बार इंडिया जो है वो टॉप 100 कंट्रीज के अंदर आया है। स्कोर कितना है हमारा स्कोर है 67 आउट ऑफ 100, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं अच्छा इंप्रूवमेंट हमने दिखाया है। 24 में हमारी रैंक थी 109, 23 में हमारी थी 112 और 21 के अंदर हमारी थी 120। अभी हम हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस पर है, हम टॉप 100 में आए हैं पहली बार। हम लोग जो है वो एक एक करके एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पढ़ने वाले हैं। हायर एजुकेशन में ये क्यों फेमस हैं, कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कब बनी थी, अब इनका क्या नया नाम है, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। पहली है आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये वैदिक पीरियड से चलती आ रही है और इसको उस टाइम पर सेंटर ऑफ लर्निंग भी बोला जाता था। अगर अभी की बात की जाए तो ये जो है ये आप सभी लोगों के रावलपिंडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। अभी प्रेजेंट डे की अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये कोई भी फॉर्मल एग्जाम्स नहीं करता था स्टूडेंट का किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर, बट हाँ ये आप बोल सकते हो कि मेडिसिन, मिलिट्री सर्विसेज, वेदास, लॉज, एस्ट्रोनॉमी और ग्रामर जैसी चीजें, ऐसा डाइवर्स करिकुलम जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का होता था। अगर बात की जाए तो अगर मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करूं तो बहुत सारे नोबलमैन, बहुत सारे मर्चेंट, बहुत सारे किंग्स थे जिनकी वजह से एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता था। ओपन एडमिशन होते थे, किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था, स्ट्रेट एंट्री जो है ओपन एडमिशन के थ्रू आपको मिलती थी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स निकले हैं जिन पर आपके एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बनता है। पहला पाणिनि, जिनको आप जानते हो कि जो संस्कृत की ग्रामर जिन्होंने लिखी है। चाणक्य हम सब जानते हैं, अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे ये, और चाणक्य का दूसरा नाम भी है जो भी आप जानते होंगे। आई होप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर भी मुझे बताओगे। देन आपका जीविका, जो कि आपके फिजिशियन टू बुद्धा थे। देन आप लोगों के चारका, ये भी जो है यहीं के स्कॉलर रहे हैं।
सभी के सभी जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हैं, यहीं के स्कॉलर्स हैं। अगर बात की जाए कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या क्या यहाँ पढ़ाया जाता था, कैसे फंड आते थे, ये सारी चीज़ों के साथ साथ कौन कौन से स्कॉलर्स यहाँ से निकले हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विद्यालय के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिसे हिंदी में कंटेंट चाहिए उसके पास में हिंदी में भी है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों की आती है नालंदा यूनिवर्सिटी। वेरी वेरी फेमस यूनिवर्सिटी वंस अगेन। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो अभी बिहार इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो आप लोगों के क्यों जानी जाती थी? बुद्धिज्म के लिए, साथ ही साथ हिंदू नॉलेज सिस्टम के लिए, इसके अलावा वेदास, वेदांग्स, है ना, तंत्र विद्या, न्याय फिलॉसफी जिसको हम पढ़ते हैं, है ना, ऐसी और भी बहुत सारी फिलॉसफी, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी के लिए इसे जाना जाता था। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 बड़ी लाइब्रेरीज थी और तीनों लाइब्रेरीज के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रत्ना सागर हो गया, है ना, रानो धांधी हो गया, देन आप लोगों का रत्ना रंज जाका, ये भी आप लोगों के लिए लाइब्रेरीज के नाम हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 20% एप्लीकेंट्स को ही सिलेक्ट करके यहाँ पर एडमिशन दिया जाता था और उन्हीं को पढ़ाया जाता था। ठीक है जी, अगर बात की जाए तो तिब्बत, चाइना, जापान, मंगोलिया, कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। अगर बात की जाए तो 12th सेंचुरी 1100 AD के अंदर जो है वो यहाँ पर इसका इन्वेशन हुआ था खिलजी जी का, और उन्होंने नालंदा को डिस्ट्रॉय भी किया था। प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे एमिनेंट स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जिसकी वजह से इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। नागार्जुन हो गए, है ना, वासुबंधु हो गए, आपके धर्मपाला हो गए, चंद्रकृति हो गए, है ना, दिनागा हो गए, जया देवा हो गया, आर्य देवा हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है ना, जूंग जैंग चाइनीज ट्रैवलर जो थे वो भी यहाँ पर थे, और हाइंग तांग संग ये जो थे ये भी एक चाइनीज ट्रैवलर थे। नाम ऐसे लग रहा है बचपन में हिस्ट्री में पढ़े थे मैंने ये, देखो बचपन में पढ़ी थी हिस्ट्री, उसके बाद तो पढ़ी नहीं है, हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट से, बट यार ये याद मुझे बड़े आ रहे हैं, है ना, कि ये ट्रैवलर्स के नाम मैंने हिस्ट्री में बहुत पढ़े। तब भी मैं सोचूं ज़्यादातर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स या हिस्ट्री के टीचर्स ही क्यों हायर एजुकेशन पढ़ाते हैं। ओह या नाइस, तो ये जो है ये आप लोगों के लिए नालंदा विद्यालय के बारे में हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए बना के लेके आया जा रहा है, तो उम्मीद करते हो आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपकी आती है वल्लभी यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी से भी एग्जाम के अंदर धड़ाधड़ खूब क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हैं। तो ये जो है ये आपके सौराष्ट्र के अंदर है, अभी गुजरात के अंदर। अगर बात किया जाए तो ये जो है ये बुद्धिज्म और साथ ही साथ एक राइवल थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। ये जो है ये आप लोगों की किस लिए जाने जाते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी यहाँ पर पढ़ाई जाती थी, है ना, सनातन धर्म जो है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता था। आपकी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, अकाउंटेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर आप लोगों के लिए पढ़ाया जाता था। देन अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये आपकी साथ ही साथ केमिस्ट्री और मेडिसिन को भी बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे, टेक्निकल आर्ट से, मेटलर्जी से, ऋग्वेदा का मेंशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो अश्विनी कुमारास के ट्विन डिवाइन फिजिशियंस जो थे उनके बारे में बहुत की गई थी। ठीक है जी, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड लोगों को और लेम लोगों को ठीक कर सकते थे, ऐसा यहाँ पर माना जाता था। कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स के नाम हैं जिसमें पाइथागोरस बड़े फेमस है, हम सभी लोग इनकी जो है वो थ्योरम पढ़ते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हो गए। इसके साथ साथ और भी है जैसे प्रोफेसर मैक्स म्यूलर, इनके बारे में भी आपके एग्जाम में पिछली बार सवाल बन चुका है, वो भी वल्लभी यूनिवर्सिटी के ही एमिनेंट स्कॉलर है। तो ये आप लोगों के लिए सारा डेटा है जो एक तरफ मैंने कलेक्ट करके बता दिया है। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है जो अभी बिहार के अंदर है, ठीक है ना, ये आप लोगों के गंगा रिवर के पास में है। अगर बात की जाए तो धर्मपाला ने इसे फाइंड किया था 8th सेंचुरी AD के अंदर। महायाना बुद्धिज्म के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। 108 टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस और 6 कॉलेज बिल्डिंग्स के साथ में जो है अरेंज किया हुआ है इसको लोटस शेप के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो आपके 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर्स जो हैं उनके बारे में बात की जाती है। साथ ही साथ ये जो है इसका डिस्ट्रक्शन भी हुआ था 12th सेंचुरी AD के अंदर।
ठीक है ना, वही बख्तियार खिलजी के द्वारा। देन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए जो अगली यूनिवर्सिटी आती है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है ना। जगदाला यूनिवर्सिटी जो है ये भी पाला किंग रामपाला के 11th सेंचुरी में बना के गए थे। अगर बात की जाए तो ये नॉर्थ बंगाल के अंदर है, जो कि अभी बांग्लादेश के अंदर आता है जी, ठीक है। ये भी जो है ये वज्रायन बुद्धिज्म के ऊपर काम करता है। आर्कियोलॉजिकली बहुत सारी डिस्कवरीज है जो यहाँ पर आई हुई है, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। पीडीएफ रीडिंग मैं करती नहीं हूँ, पर मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए बना दिया है, याद रखिएगा। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी 3rd सेंचुरी में ये बनी थी, ठीक है जी। एंशियंट कलिंगा किंगडम के द्वारा इसे बनाया गया था। चाइनीज ट्रेवलर के बारे में मैंने आपको बताया था, ह्यूइंग त्सांग जो है, ये फिर से आ गया ये बंदा यार, ये घूमे ही जा रहा है, ये क्या ट्रैवलर है, ये बात बात पे घूम घूम के आ जा रहा है क्या, ये तो यहाँ पे भी घूम के आ गया ये, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये आप लोगों का डायमंड ट्राइंगल ऑफ उड़ीसा के आसपास जो है वो सिचुएटेड है। 3 एडजॉइनिंग हिल्स है ना, ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयागिरी, तीनों के ऊपर सवाल बनता है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट बनते हैं सारे पॉइंट्स, इसीलिए हाईलाइट किए हुए हैं आपकी, ठीक है। देन आप लोगों का सोमापुरा महाविहारा, ये जो है ये आपके बौद्ध धर्म को पढ़ाता था। इसके अलावा जैनिज्म और हिंदुइज्म के ऊपर भी ये जो है बात करते हैं। 3 यहाँ पर मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग है, धर्मपाला ने ही बनाया है इसे। लोकेशन अभी इसकी जो है वो बंगाल के अंदर है, अंटिल 12th सेंचुरी यहीं रहा था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये किस लिए जाना जाता है, ये इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि कम्बोडिया की आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया है, कुछ इस तरीके से ये दिखता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मिथिला यूनिवर्सिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मिथिला यूनिवर्सिटी से भी देखे हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये बिहार के अंदर लोकेटेड है। अगर मैं कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो देखो, एक तो ये ब्राह्मण पे आगे देखो, अरे वाह, उपनिषद टाइम्स के हैं ये, ठीक है ना, वैदिक और ब्राह्मण कल्चर के ऊपर ये बात करते हैं। साथ ही साथ जो है वो आप लोगों का जानका जो किंग थे उन्होंने रूल किया था मिथिला के ऊपर, इसीलिए जाना जाता है। रामायण, महाभारत और बुद्धिस्ट टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो एजुकेशन सब्जेक्ट, आर्ट, क्राफ्ट और लिटरेचर, ये हायर लर्निंग के लिए यहाँ पर जो है वो रखी जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गौतम बुद्धा जी और वर्धमाना महावीरा जी जो है वो रहे थे, इसी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रिलीजन के ऊपर भी आया था। बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो न्याय फिलॉसफी के ऊपर भी बहुत काम किया जाता है। न्याय फिलॉसफी मुझे इसलिए याद है क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक के अंदर हम न्याय फिलॉसफी पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम 6 परमाणु पढ़ते हैं, है ना, तो वो भी यहाँ पर देखो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। इसके अलावा गीता, मेघदूता है ना, मेघा दुत्ता हो गए, गीता गोविंद हो गए, मालती महादेवा हो गए, मदहावा हो गए, देवी महात्मा हो गए, इनके बारे में यहाँ पर जो है बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई थी। अरे बाबा बहुत डिफिकल्ट नाम है भैया, कैसे याद करते हो तुम लोग। नेक्स्ट आते हैं आपके शारदा पीठ टेम्पल यूनिवर्सिटी, जो कि अभी कश्मीर के अंदर है। ये तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली भी न्यूज में सुनी थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 51 शक्ति पीठा है यहाँ पर, ठीक है जी। साथ ही साथ माना जाता है कि जहां पर सती का राइट हैंड गिरा था ये वो है, इसीलिए शक्ति पीठ इसे बोला जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जो यहाँ पर आए थे। अद्वैता वेदांता के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी फिलॉसफी की गई थी। इसके अलावा भी यहाँ पर तिब्बत के बहुत सारे स्कॉलर्स आए थे, बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स भी थे जो यहाँ पर आप लोगों के लिए आए थे।